कॉन्सेप्ट में न्यू हेडिंग डालो पहले, forfeiture and reissue of shares, forfeiture and reissue of shares, FORFEITURE, forfeiture and reissue of shares। forfeiture का मतलब ये होता है कि कभी कभी कंपनी किसी बदमाश के शेयर्स को कैंसिल कर देती है, ठीक है, उसको बोलते हैं forfeiture। जल्दी जल्दी आप बैठना, मुस्कान 3rd रो में और श्रेया आप 2nd। तो forfeiture का मतलब होता है शेयर्स को कैंसिल कर देना, और रीइशू का मतलब होता है कि जो शेयर्स कैंसिल हुए, जो शेयर कैंसिल हुए, कैंसिल्ड शेयर्स को दोबारा इशू कर देना, मतलब किसी और को दे देना। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली नया कॉन्सेप्ट है, आपने अभी तक ये सब पढ़ लिया कि कैसे शेयर्स को पार पर इशू करना है, कैसे शेयर को प्रीमियम पर इशू करना है, कभी कॉल्स इन एडवांस हो जाता है, कभी कॉल्स इन अरियर हो जाता है, कभी ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन, उसके अंदर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती हैं, प्रोराटा एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स को देते हैं। लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि जब कोई बदमाश लगातार पैसे नहीं देता, या जिस कॉन्सेप्ट को आपने कहा था कॉल्स इन अरियर, तो उसके बाद ध्रुव 3rd रो में बैठना। हाँ, तो जब लगातार कोई बदमाश पैसे नहीं देता तो फिर कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स को कैंसिल कर देती है। तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं शेयर forfeiture। तो एक तो हम इसकी जर्नल एंट्री सीखेंगे। फिर अगर कंपनी का मन करे, अगर कंपनी का मन करे कि कंपनी को लगता है कि शेयर्स कैंसिल करने के बाद ये शेयर्स मैं किसी और को दे दूं, तो कंपनी ऐसा कर सकती है। इसके लिए प्रावधान मतलब प्रोविजन होता है लॉ में। तो हम इसको बोलते हैं रीइशू करना। तो हम फिर इसकी भी जर्नल एंट्री करेंगे। तो रीइशू के टाइम पर जनरली 2 एंट्रियाँ होती हैं और forfeiture के टाइम पर खाली 1 ही एंट्री होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो 3 एंट्रियों के अंदर आज का कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन 3 एंट्रियाँ 3 ही होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस जो हैं वो उसमें आपको वैरायटी बहुत सारी तरह की मिलेगी, ठीक है। तो लिखते हैं पहले नंबर 1 एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके ब्रैकेट में लिखना है कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। उसके नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसके ब्रैकेट में लिखना है प्रीमियम, और फिर मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, आप चाहे बादल बना लेना बाद में या इसको ब्लॉक बना लेना, नॉट रिसीव्ड प्रीमियम, नॉट रिसीव्ड इफ एनी, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड इफ एनी। 2 शेयर forfeiture अकाउंट, 2 शेयर forfeiture अकाउंट, इसमें लिखना है आपको अमाउंट रिसीव्ड, इस अमाउंट रिसीव्ड पर 1 बना लेना। उसके बाद 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में इफ एनी, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ब्रैकेट में इफ एनी, 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ब्रैकेट में इफ एनी। और इन तीनों को क्लब करके इकट्ठे ही लिख लो आगे, अमाउंट नॉट रिसीव्ड
अमाउंट नॉट रिसीव्ड, फिर इन तीनों को एक डॉटेड लाइन वाले बक्से में बंद कर लेना। इन तीनों को एक डॉटेड लाइन वाले बक्से में बंद कर लेना और तीनों को डॉटेड लाइन वाले बक्से में क्लब करके, और वो डिपेंड करता है सवाल टू सवाल पर, अभी आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अमाउंट वही होगा, नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। तो इसकी नरेशन हो गई बीइंग शेयर्स forfeited, being shares forfeited। ठीक है, तो फोरफीचर की, शेयर को कैंसिल करने की एक ही जर्नल एंट्री है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। तो जब भी शेयर्स कैंसिल होंगे तो यही एंट्री हमेशा होगी, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं एक छोटे से एग्जांपल से, फिर आपको री इशू की एंट्रियाँ करवाएंगे। तो इसी के नीचे बस आप ऐसे लाइन लगा लेना चाहें और पहले एग्जाम्पल 1 लिखना कॉन्सेप्ट में, ठीक है। छोटे छोटे से 2 एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल 1, इसमें आपको लिखना है 10 रुपये का शेयर है, 3 रुपये का प्रीमियम है, उसका ब्रेकअप बनाना है। 4 रुपये एप्लीकेशन, 1 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये सेकेंड कॉल। प्रीमियम के जो 3 रुपये हैं वो कंपनी ने मांगे 1 रुपये एप्लीकेशन पर, 1 रुपये अलॉटमेंट पर और 1 रुपये फर्स्ट कॉल पर। फिर आपको इधर एक आदमी बनाना है। इस आदमी के ब्रैकेट में लिख लेना है, इस आदमी के पास हैं 100 शेयर्स, इस आदमी के पास हैं 100 शेयर्स। तो इस आदमी ने, इसका नाम कुछ भी लिख लेते हैं, काका लिख लेते हैं। तो इस आदमी ने, काका ने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, ठीक है, टिक। लेकिन इस आदमी ने, काका ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, क्रॉस। फिर इस आदमी काका ने फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए, क्रॉस। तो इसने दोनों पैसे नहीं दिए अभी तक। तो कंपनी को क्या होता है कि कंपनी को गुस्सा आ गया। कंपनी को लगता है ये काका जो है ये तो बदमाश व्यक्ति है, इसने अलॉटमेंट के पैसे भी नहीं दिए, इसने फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए। तो कंपनी क्या करती है, फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद ही, यहाँ मैंने लाइन लगा दी, फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद ही काका के शेयर्स फोरफीट कर देती है। तो कभी कभी कंपनी क्या करती है, किसी आदमी के शेयर्स को जब मन चाहे कंपनी फोरफीट कर सकती है। अगर कंपनी को लगता है ना कि अलॉटमेंट के बाद ही फोरफीट करने, तो अलॉटमेंट के बाद भी फोरफीट कर सकती थी। तो ये कंपनी का डिसीजन होता है कि अगर कोई बदमाश पैसे नहीं दे रहा तो उसके शेयर्स को कब कैंसिल करना है। तो कंपनी ने डिसाइड करा कि काका के शेयर को फर्स्ट कॉल के बाद हम फोरफीट मतलब कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा मतलब हमारा क्वेश्चन डिज़ाइन बन गया। तो अब हम करके देखते हैं फोरफीचर की जर्नल एंट्री, जर्नलाइज, ठीक। तो पहले मेरे को पूरा सिखाने देना और नोट करने की जल्दी मत करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही एंट्री का है। तो जितना आप समझने पर फोकस कर लोगे तो फिर सवाल चाहे जैसा मर्जी आए, आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक बार मैं पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा लिख रहा हूँ, तो आप चाहे अभी लिखना मत, बस आप देखते रहना सिर्फ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू शेयर allotment account,
टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, ये लिखवाया था। और ये भी बताया था इसके बादल बना के, बॉक्स बना के, कि हम चाहें तो इनको ना लिखकर इसकी जगह एक साथ ही टू कॉल्स इन अरियर भी लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से समझना, बस 5 मिनट की अंडरस्टैंडिंग है और आपके आगे के 2 घंटे जो हैं स्मूथली निकलेंगे। अब सबसे पहले बच्चों आपको क्या क्या समझाना है। शेयर कैपिटल का क्या मतलब है? शेयर कैपिटल का मतलब होता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो इन शब्दों पर आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ बस उसको समझ लो, ये पत्थर की लकीर है। अगर आप इसको समझ के फॉलो करोगे तो सवाल चाहे जितना आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, आपको टस से मस नहीं होना। अगर सर ने यहाँ लिखवा रखा है कॉल्ड अप फेस वैल्यू, तो फिर चाहे परमात्मा भी आपको आके मना कर दे कि कुछ और लिखना है, तो आप हाथ जोड़ के मना कर देना कि सर ने कॉल्ड अप फेस वैल्यू लिखवाई है तो हम तो ये ही लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू का, ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब है कि जब भी फेस वैल्यू की बात करेंगे हम, तो आपको सिर्फ गोले के अंदर देखना है। हर बच्चे को गोले के अंदर लिखी हुई फिगर नजर आनी चाहिए। किसी भी बच्चे को गोले के बाहर लिखी हुई फिगर्स नजर नहीं आनी चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपको किसी भी बच्चे को ये +1 +1 +1 ये नजर नहीं आना चाहिए। तो जब भी मैं फेस वैल्यू बोला करूंगा या आप जब भी फेस वैल्यू के बारे में सोचेंगे, तो आपको सिर्फ कौन सी फिगर नजर आनी चाहिए? गोले के अंदर वाली, ठीक है। अब कॉल्ड अप किसको बोलते हैं? व्हाट इज कॉल्ड अप? कॉल्ड अप का मतलब होता है कि कंपनी ने कितने पैसे मांगे, कंपनी ने कितने पैसे मांगे, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। तो देखो, कंपनी ने एप्लीकेशन मांगा, कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा, कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा, मतलब कॉल करी, इसको बोलते हैं कॉल करना। लेकिन फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी ने इस आदमी के शेयर्स को कैंसिल कर दिया, फोरफीट कर दिया। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या कंपनी ने काका से सेकंड कॉल के पैसे मांगे? वेरी गुड, नहीं मांगे, बस यही सुनना था। तो इसको बोलते हैं अनकॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? अनकॉल्ड बोलते हैं। पहले क्लियर हो गया कॉल्ड किसको बोलते हैं और अनकॉल्ड किसको बोलते हैं। तो आप रटने वाला बच्चा ऐसे भी रट सकता है कि फोर फीचर से पहले वाला सब कुछ कॉल्ड होता है और फोर फीचर के बाद वाला क्या होता है? अनकॉल्ड होता है। पर फिर भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कॉल्ड का मतलब ये कि कंपनी ने कितने रुपए मांगे हैं, उसको कॉल्ड बोलते हैं, और अनकॉल्ड मतलब कितने रुपए अभी तक कंपनी ने नहीं मांगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब सर ने लिखवा रखा है कॉल्ड अप और फिर लिखवा रखा है फेस वैल्यू। तो आपको सिर्फ ये देखना है और मुझे ये बताना है कि कॉल्ड अप में फेस वैल्यू कितनी है। कॉल्ड अप में फेस वैल्यू कितनी है? 4 और 1 5 और 1 3 8, बस। तो आप अपने इस कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहना, चाहे कितना भी मुश्किल सवाल, कैसा भी सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए आए। कॉल्ड अप फेस वैल्यू का मतलब है कि आप पहले ये देखो कि कॉल्ड अप कितना है, आपने कॉल्ड अप देख लिया, और फिर उसके अंदर आप ये देखो कि उसके अंदर कॉल्ड अप के अंदर फेस वैल्यू कितनी है। बस, प्रीमियम चाहे जितना मर्जी चिपका रखा हो, उससे आपको घबराना नहीं है। मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ कॉल्ड अप फेस वैल्यू में 4 और 1 5 और 3 8 रुपए। तो अब पहले 8 रुपए कैसे लिखे गए, इसमें किसी को डाउट तो नहीं? क्लियर, ठीक है। इसके बाद टिक लगा लेते हैं। दूसरा होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसके अंदर लिखना है हमको प्रीमियम, और फिर बादल में लिखवाया था नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड का मतलब ये कि आपको ये देखना है कि कितना प्रीमियम आपको मिला नहीं है। ध्यान रखना है, नॉट रिसीव्ड वर्ड है। आपको ये देखना है कि कितना प्रीमियम आपको मिला नहीं है। तो जब मैं प्रीमियम की बात करूंगा, जब हम प्रीमियम की बात करेंगे, तब आपको सिर्फ आपकी नजरें कहाँ गड़ी होनी चाहिए? चील की तरह, गोले के बाहर, गोले के ऊपर। आपको गोले के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा, सारे गोले मुझे खाली नजर आ रहे हैं। मुझे बस क्या नजर आ रहा है? प्रीमियम नजर आ रहा है। तो अब आपको ये चेक करना है। अच्छा, अनकॉल्ड जो होता है वो तो बच्चों बेकार हो गया पूरे सवाल के लिए। इस अनकॉल्ड पे तो ऐसा करते हैं, ये रख देते हैं, ये तो पूरे सवाल के लिए बेकार हो जाते हैं, ठीक है जी। तो अब इधर देखना है, इधर आपको क्या गोले के अंदर कुछ नजर आ रहा है? अभी कुछ भी खाली है ना गोले सारे? बोलो हाँ।
और प्रीमियम सारे नजर आ रहे हैं 111। तो अब आपको बस ये देखना है डायग्राम के हिसाब से कि कितना प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, नहीं वाला देखना है। ये वाला तो रिसीव हो चुका, टिक लगा हुआ है। ये वाला रिसीव हुआ, नहीं हुआ। ये वाला रिसीव हुआ, नहीं हुआ। तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 रुपए बस। तो सबको क्लियर क्या लिखना है प्रीमियम के अंदर? आपको वो प्रीमियम लिखना है जो आपको रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, अब पहले यहां तक कि मेरे से बात करना, किसी को भी तिनके भर का डाउट दोनों वैल्यू में, 8 रुपए में या 2 रुपए में? क्लियर हो गए दोनों पॉइंट सबको? ठीक है। फिर उसके बाद शेयर फॉर फीचर के अंदर लिखना होता है अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड। एक बार आप एक काम करो, इसको कॉन्सेप्ट को पूरा ऐसे लिख लेना, अमाउंट रिसीव, और ब्रैकेट में लिख लेना इग्नोरिंग प्रीमियम, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। तो ऐसे लिख लो अमाउंट रिसीव, और ब्रैकेट में हल्का ये और ऐड कर लेना इग्नोरिंग प्रीमियम। इसका मतलब ये होता है इग्नोरिंग प्रीमियम, अमाउंट रिसीव का मतलब कि आपको कितने पैसे मिले। अमाउंट मतलब पैसा, रिसीव मतलब मिला। कंपनी को कितना पैसा मिला, लेकिन प्रीमियम को इग्नोर करके, प्रीमियम को छोड़कर। प्रीमियम अब आपको नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब इस आदमी के चार्ट को ध्यान से गौर करो। इसने ये पैसा दिया है, ये दोनों पैसे नहीं दिए हैं, और हम ये लिखना चाहते हैं अमाउंट रिसीव्ड, मतलब कितने रुपए मिले हैं हमको। तो अब हमको कितने रुपए मिले हैं? सिर्फ एप्लीकेशन के रुपए मिले हैं हमको। तो आपको कितने रुपए लिखने हैं? 4 रुपए लिखने हैं। ये ध्यान रखना है, आपको अमाउंट रिसीव्ड क्या लिखना है? ओनली 4 रुपए लिखना है। प्रीमियम को इग्नोर कर देते हैं, दिस प्रीमियम शैल बी इग्नोर्ड। तो आपको सिर्फ क्या लिखना है? कितने रुपए मिले आपको? ओनली 4 रुपए मिले। इसको बोलते हैं अमाउंट रिसीव्ड। ये वाला क्लियर हो गया, 4 रुपए। फिर उसके बाद 2 शेयर अलॉटमेंट इफ एनी, 2 शेयर फर्स्ट कॉल इफ एनी, 2 शेयर सेकंड कॉल इफ एनी। इन सब इफ एनी का मतलब है अमाउंट नॉट रिसीव्ड। अमाउंट नॉट रिसीव्ड मतलब जो पैसे उसने दिए नहीं, जो पैसे उसने दिए नहीं। ठीक है, ध्यान से समझना। अब उसने हमको क्या क्या पैसे नहीं दिए? उसने हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो मैंने लिखा 2 शेयर अलॉटमेंट। उसने हमको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो मैंने लिखा 2 शेयर फर्स्ट कॉल। अगर उससे सेकंड कॉल भी मंगवाता और वो ना देता तो क्या लिखता? 2 शेयर सेकंड कॉल। लेकिन वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो सवाल में है नहीं। तो जो भी वो हमको पैसे देता नहीं है, आप उसके लिए लिखते हो 2 शेयर अलॉटमेंट, या 2 शेयर फर्स्ट कॉल, या 2 शेयर सेकंड कॉल, जो भी हो। हाँ, अगर कोई बच्चे को लगता है सर मैं ये अलग अलग नहीं लिखता और मैं खाली इन दोनों को इकट्ठा करके मिलाकर 2 कॉल्स इन अरियर लिखता हूं, तो भी वो ठीक होता है। लेकिन सवाल के हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा कि कब ये इस्तेमाल करना है और कब ये इस्तेमाल करना है। वो टेक्निक आप सीख जाओगे प्रैक्टिस के जरिए। ठीक है, लेकिन वैसे दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, अब आते हैं कि इस आदमी ने अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं दिए हैं। तो अब आपको अलॉटमेंट का चित्र देखना है, और इसने अलॉटमेंट पर आपको कितने रुपए नहीं दिए हैं? 2 रुपए नहीं दिए हैं। तो मैं यहां लिखूंगा 2 रुपए। अब इसमें प्रीमियम को इग्नोर नहीं करना है, इस बात पे गौर फरमाइएगा। 2 रुपए नहीं मिले हमको, तो 1 रुपए और 1 रुपए, यानी कितने रुपए नहीं मिले? 2 रुपए नहीं मिले। फिर इसने फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए नहीं दिए? 4। वेरी गुड, 4 रुपए फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए। तो इस प्रकार से आपको अपनी पूरी एंट्री को बनाना पड़ता है। अब आप डेबिट क्रेडिट करके चेक कर सकते हो कि क्या ये मैच कर रही है नहीं, ये भी चेक कर लेना चाहिए। इससे आपको खुद पता लगेगा कि गलती तो नहीं कर दी कहीं। यहाँ पे डेबिट में लिखा है 8 रुपए, डेबिट में लिखा है 2 रुपए, तो डेबिट का टोटल हो गया 10 रुपए। क्रेडिट में यहाँ लिखा है 4 रुपए, क्रेडिट में यहाँ लिखा है 2 रुपए, क्रेडिट में यहाँ लिखा है 4 रुपए, तो क्रेडिट का टोटल भी हो गया 10 रुपए। तो इससे करते ही आप खुद समझ जाओगे कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत नहीं है मेरा। सबको समझ आ गया? हाँ, मान लो किसी को लगता है मैं ये दोनों को अलग अलग नहीं लिखना चाहता, तो आप कॉल से नजर करके 6 रुपए भी इकट्ठे करके भी लिख सकते हो। तो अब मुझसे 1 बाय 1 सारी बात बताना कि आपको पहले समझ आ गया। फिर इतना जब आप सीख जाओगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, अब उस आदमी के कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस हर वैल्यू को 100 शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपनी एंट्री को कंप्लीट करने के लिए। तो मेरी फाइनल एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 रुपए,
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 200 रुपये, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 400 रुपये। जब भी आप शेयर फॉर फीचर का अमाउंट लिखोगे उसके ऊपर एक छोटा सा 1 बनाने की हैबिट मैं आपको अभी से दिलवा दूंगा। तो जब भी आप शेयर फॉर फीचर का अमाउंट लिखोगे उस अमाउंट के ऊपर आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है, एक छोटा सा 1 का सिंबल बनाना है आगे के किसी कार्यक्रम के लिए। 2 शेयर अलॉटमेंट 200 रुपये, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 400 रुपये, या फिर दोनों को मिला के 2 कॉल्स इन एरियर 600, जैसे भी कर सकते हो आप। तो इस प्रकार से आपकी एंट्री जो है शेयर्स फॉर फीचर की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर लो। नोट करते करते भी देख लो कोई भी वैल्यू जो आपको नहीं समझ आए। हाँ, जो बिल्कुल सही, मैं इधर लिख देता हूं अंग्रेजी। जो प्रीमियम मिला है उसको रिकॉर्ड नहीं करते, या यूं कह लो उसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? बिकॉज ऑफ सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि वो ये कहता है कि जो प्रीमियम आपको एक बार रिसीव हो जाए किसी भी आदमी से, आप उसको कैंसिल करके वापस नहीं लौटा सकते। तो ये नियमों का हमको पालन करना पड़ता है कानून के हिसाब से। तो इसीलिए आपको कानून तो पढ़ाते नहीं, हम लॉ तो पढ़ाते नहीं है, तो इसीलिए बच्चे को ऐसे बता देते हैं कि भाई ये जो प्रीमियम हमको रिसीव हुआ ना, 1 रुपए का प्रीमियम, इसको इग्नोर कर दो बच्चों। तो वो तो आपने पूछा तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो शेयर फॉर फीचर की बस एक ही एंट्री है, बीइंग शेयर्स फॉरफीटेड। तो बस अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्टिक करके रखोगे, अगर इस कॉन्सेप्ट में जो मैंने बात लिखवा दी, अगर आप इसको बस पकड़ के रखो तो आपसे फिर कोई भी गलती नहीं होगी। और जहां आपने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जहां कोशिश करी जरा सी भी, फिर वहां गलती हो जाएगी। तो ना आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, ना थोड़ा कम लगाना है। जो मैंने लिखवाया बिल्कुल उसको टच से मत करना, तो फिर आपके सब आंसर सही आते रहेंगे। शेयर कैपिटल में आपको कसम खानी है कि आपको कॉल्ड अप फेस वैल्यू लिखनी है। एसपीआर में आपको कसम खानी है कि जो प्रीमियम नॉट रिसीव्ड हुआ है वो लिखना है। तो इस तरह से आप अगर हर अमाउंट को सही से लिखोगे तो फिर आपके आंसर अपने आप सही आ जाएंगे। चलो, तो अब बस मुझे बताओ कि हाँ लिख लो। बाकी जिन्होंने लिख लिया या लिखते लिखते किसी को कोई भी वैल्यू में डाउट, कोई डायग्राम, आपको डायग्राम देखकर और इसकी वैल्यू देखकर अगर कोई कोऑर्डिनेशन में कमी लग रही है या कोई पॉइंट वैल्यू नहीं समझ आई तो मेरे से पूछ सकते हो आप दोबारा। हमने 400 के ऊपर ये 1 क्यों लिखा है, ये आगे की कुछ आपको चीज़ें सिखाने के लिए लिखा है। अभी तो बस ये ऐसी नंबर एक डाल लेना, 1 नंबर। ये तो हम आगे कुछ अभी सीखेंगे ना, तब ये 1 का काम आएगा। ठीक है, पहले ये क्लियर हो गया फॉर फीचर का सब बच्चों को? सबने नोट कर लिया? चलो ठीक है, तो अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो एग्जाम्पल 2 आपको दूंगा, वो आप करेंगे। ठीक है, हटा दूं? एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो ये आप ट्राई करना, फिर 4 मिनट आपको दूंगा, फिर डिस्कस करेंगे। तो इसमें बनाओ, शेयर है 50 रुपए का, उसका ब्रेकअप है 12 रुपये एप्लीकेशन, 14 रुपये अलॉटमेंट, 8 रुपये फर्स्ट कॉल और 16 रुपये सेकंड कॉल। इसमें प्रीमियम है 200 रुपये का,
और वो प्रीमियम कंपनी ले रही है 50 रुपये एप्लीकेशन पर, 45 रुपये अलॉटमेंट पर, 45 रुपये फर्स्ट कॉल पर और 60 रुपये सेकेंड कॉल पर। फिर इधर है एक आदमी, इसका नाम है गोपाल। गोपाल के पास हैं 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स। तो गोपाल से कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी, वो उसने दे दी, टिक। अलॉटमेंट मांगी, वो भी उसने दे दी, टिक। लेकिन उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए और उसने सेकंड कॉल के पैसे भी नहीं दिए। तो सेकंड कॉल जब ख़त्म हो गई उसके बाद कंपनी ने उसके शेयर्स फोरफीट कर दिए, जर्नलाइज। ठीक है, 4 मिनट का समय। कई बच्चों की सही थी, चेक करी, और उम्मीद कर रहा हूँ बाकी बच्चों ने भी इसी प्रकार से करा होगा या इसी प्रकार से करना होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में आपका आया होगा 50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट्स में 1,05,000, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 26,000, जिस पे एक छोटा सा 1 बना लेना, ये हैबिट डाल लो, अभी आगे काम आएगी। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 53,000, 2 शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट 76,000। इसमें तुषार बाबू अलॉटमेंट के पैसे मिल चुके हैं, तो 2 शेयर अलॉटमेंट नहीं लिखना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा ध्यान से इन बातों को देखना है कि जितने पैसे ये मिल गए वो नहीं लिखना, आपको लिखना है 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड कॉल। ठीक है, बाकी हाँ, एक दो बच्चों ने इन दोनों को मिलाकर, हालांकि अभी लिखना नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, इन दोनों को मिलाकर 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी लिख रखा है, और अब वो भी आप लिख सकते हो 129,000 करके। तो अब बस मुझे बताओ कि इसमें फॉरफीचर में कोई डाउट एंट्री में, या समझ आ गया कॉन्सेप्ट सब बच्चों को? सब बच्चों को क्लियर? हाँ, 26 कैसे आया ये वाला? ठीक है, तो ये इसका मतलब होता था, शेयर फॉरफीचर का मतलब होता था अमाउंट रिसीव्ड, मतलब हमको कितने रुपए मिले, और ब्रैकेट में लिखवाया था इग्नोरिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम को इग्नोर करके कितने रुपए मिले ये देखना है। ठीक है, तो उसने हमको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के रुपए दे दिए हैं, तो इन दोनों में प्रीमियम को इग्नोर कर दो, थोड़ी देर भूल जाओ कि प्रीमियम कुछ है भी। तो उसने ये दोनों हमको दे दिए, तो 12 और 14 कितने रुपए दे दिए? 26। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा 26। ठीक, और एक और तरीका बताता हूँ। बच्चे तो आपको पता ही आजकल कितने चालाक हो गए। कई बच्चों को इसी फिगर में सबसे ज़्यादा डाउट होता है, या इस फिगर को निकालने में उनको परेशानी का महसूस होती है, तो वो इस फिगर को एज ए बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। कई बच्चे इस फिगर को एज ए बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। उसके लिए बशर्ते ये कि आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि आपको भाई ये तो ठीक ही होगा, ये तो गलत मैं कर ही नहीं सकता, ये भी मेरा ठीक ही होगा, और ये दोनों भी मेरे बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो फिर कई बच्चे इस फिगर को एज ए बैलेंसिंग भी निकालना शुरू कर देते हैं, मतलब उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मेरा ये पक्का ठीक है, मेरा ये पक्का ठीक है, मेरा ये दोनों भी पक्का ही ठीक होंगे, तो वो इसको निकालने का दिमाग भी नहीं लगाते, वो इसको एज ए बैलेंसिंग फिगर भी निकाल लेते हैं। तो वो भी आप कर सकते हो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस सही आना चाहिए। बाकी समझ आ गया कॉन्सेप्ट, कैसे कौन सी फिगर क्या लेनी? अच्छा, तो अब बढ़े आगे। अब हम करते हैं अपना, मतलब अब आप एक सेकंड हेडिंग बना लेना, ये सेकंड पॉइंट बना लो, री इशू ऑफ शेयर्स। तो जब भी शेयर्स री इशू होते हैं तो फिर हमको 2 एंट्रियां करनी पड़ेंगी। तो लिख लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट, फिर री इशू ऑफ शेयर्स। तो लिखो इसमें एंट्री नंबर ए, बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें आपको लिखना है री इशू प्राइस।
उसके बाद फिर आप एक लाइन की जगह छोड़ देना। टू, शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में आपको लिखना है पेड अप या ऑब्लिक कॉल्ड अप फेस वैल्यू। पेड अप या ऑब्लिक कॉल्ड अप फेस वैल्यू। ये पेड अप ऑब्लिक कॉल्ड अप की भी थोड़ी सी बारीकी को ध्यान से समझना। पेड अप ऑब्लिक कॉल्ड अप का मतलब है कि किसी किसी क्वेश्चन में पेड अप वर्ड इस्तेमाल होता है और किसी किसी क्वेश्चन में कॉल्ड अप वर्ड इस्तेमाल होता है, या किसी किसी क्वेश्चन में दोनों भी हो सकते हैं, या किसी किसी क्वेश्चन में कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब सर ने अगर पहले पेड अप वर्ड लिखवाया है तो इसकी रैंक जो है वो 1 है आपके लिए। मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर दोनों दे रखे होंगे तो आपको लेकिन पहले पेड अप कैपिटल को ही लेना पड़ेगा और आपकी नज़रें हमेशा पहले पेड अप कैपिटल को ढूंढेंगी। अगर सवाल में पेड अप कैपिटल नहीं मिला बाय चांस, तब फिर आपकी नज़रें कॉल्ड अप पे चली जाएंगी। तो ये बारीकियां जो हैं अभी लिख लो, वो सवाल के अंदर अंदर करते करते आपको सब समझ में आएगा कि सर ने ये क्यों रैंक 1 रैंक 2 लिखवाई। तो रैंक 1 रैंक 2 का मतलब ये है आप पहले ये ढूंढोगे या इसको सॉल्व करोगे सवाल के अनुसार। अगर बाय चांस सवाल में पेड अप नहीं है, ये नहीं दे रखा सवाल ने, अब आप फंस रहे हो, आपको लग रहा है अब मैं क्या करूं, तब फिर आप कॉल्ड अप का सहारा लोगे। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा बाद में। ठीक है, तो रीइश्यू की एंट्री जो होती है वो वैसे सिंपल साधारण सी तो यही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें लिखते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, अब हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि आप मत लिखना, कोई भी फिगर आप मत लिखना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। कभी कभी हो सकता है कि पेड अप फेस वैल्यू हमको दे रखी है 8 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपने लिख लिया 8 रुपये। अब मान लो मैं आपको ये बोलूँ बच्चों कि ये पेन जो है, ये पेन ये वैसे तो 10 रुपये का पेन है बच्चों, लेकिन एक आदमी को मैंने ये दिया था और उसने 2 महीने इसको इस्तेमाल करा, लेकिन उसने उसकी बची हुई इंस्टॉलमेंट्स मुझे दी नहीं। तो ये पेन जो है ये ऑलरेडी किसी का यूज्ड है, मैं उससे कैंसिल करके लाया हूं और अब मैं ये आपको देना चाहता हूं, आपको देना चाहता हूं, आपको बेचना चाहता हूं। अब क्या इस पेन के आप मुझे 10 रुपए देने के लिए तैयार रहोगे या कम दामों में खरीदोगे? कम दामों में खरीदोगे ना। तो आमतौर पर ऐसा ही देखने को मिलता है शेयर्स में भी। कंपनी जो भी अपने शेयर्स रीइश्यू करती है तो कहीं ना कहीं वो शेयर पहले किसी और के पास रह चुके होते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं इस शेयर को फिर महंगे दाम पे क्यों खरीदूं। तो जनरली आमतौर पर, ऐसे रट के नहीं बैठ जाना, आमतौर पर रीइश्यू का प्राइस जो होता है वो जनरली कम होता है, 5 रुपए होता है। तो आपके शेयर की फेस वैल्यू हो सकती है 8 रुपए हो, लेकिन आप कितने में रीइश्यू कर देते हो सामने वाले को? 5 रुपए में। ऐसा हो सकता है। तो उस केस में उस सिनेरियो के अंदर हमने सामने वाले को कितना डिस्काउंट दिया? 3 रुपए का डिस्काउंट दिया ना। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। इसको बोलते हैं डेबिट में अगर जो 3 रुपए आ रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। जो डेबिट में 3 रुपए बच रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। ठीक है, अभी खाली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अभी लिखवा दूंगा आपको। अब दूसरा सिनेरियो भी एक बार डिस्कस करके देख लेते हैं। मान लो आपका शेयर जो है वो, आपकी कंपनी इतनी अच्छी है, आपकी कंपनी इतनी अच्छी है कि सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो 15 रुपए में भी खरीदने को तैयार हूं। कोई बात नहीं, आपका ये शेयर पुराना है ना, मैं रीइश्यू कर रहे हो, मैं 15 रुपए में लेने को तैयार हूं। मैं 15 रुपए, भाई उसकी मर्जी, मेरा पुराना पेन है, आप 100 रुपए में खरीदने को तैयार हो तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो बेच दूंगा आपको। तो मेरा पुराना शेयर कोई आदमी 15 रुपए में लेने के लिए तैयार है तो मुझे क्या दिक्कत। तो मेरे 8 रुपए की चीज अगर वो 15 रुपए में ले रहा है, दैट मीन्स क्या? तो इसको बोलते हैं फिर, इसका मतलब प्रीमियम ऑन रीइश्यू। कितने रुपए का प्रीमियम है रीइश्यू पर? 7 रुपए का। तो इसको बोलते हैं फिर प्रीमियम ऑन रीइश्यू। तो मजेदार बात यह है कि रीइश्यू के टाइम पर आप अपना शेयर प्रीमियम पर भी रीइश्यू कर सकते हो और आप अपना शेयर डिस्काउंट पर भी रीइश्यू कर सकते हो, किसी पर भी रीइश्यू कर सकते हैं। तो ये रीइश्यू की खूबसूरती होती है कि शेयर्स का रीइश्यू जो होता है वो आप महंगे दामों पर भी कर सकते हो और सस्ते दामों पर भी कर सकते हो। पहले कहानी समझ आ गई? कोई कहानी में डाउट तो नहीं? तो इन दोनों में से सवाल में ऑब्वियस सी बात है कोई एक ही मिलेगा आपको, दोनों तो मिलेंगे नहीं।
तो नीचे वाले से तो आप भली भांति वाकिफ हो, पुराने खिलाड़ी हो कि जब प्रीमियम पर अगर पैसा होगा तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखना है। तो ये तो इसीलिए आपको लिखना पहले से आता है। डेबिट वाले पे हाथ का निशान बना देता हूं क्योंकि ये आपने पहले कभी नहीं देखा, सुना, लिखा। तो अगर हम डिस्काउंट पर रीइशू करते हैं तब फिर आपको डेबिट में लिखना पड़ता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। और शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट के आगे आप जितने भी रुपए लिखोगे उस पर आपको एक छोटा सा 2 बनाना है, छोटा सा, ये हैबिट डालनी है। तो एक जगह 1 बनवाया था, एक जगह आपको 1 लिखवाया था, ये था 1, और इस पर आपको 2 बनाना है। इस पर आपको हमेशा जब भी आप सॉल्व करोगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट में आपको एक छोटा सा 2 बनाना है। अब कई बच्चे मुझसे क्वेरी करते हैं तो मैं पहले ही बता देता हूं क्योंकि अब इतनी क्वेरी एनकाउंटर हो चुकी। किसी किसी क्वेश्चन में शेयर फॉर फीचर नहीं होता, मतलब रीइशू पर डिस्काउंट नहीं बच रहा होता, उसमें प्रीमियम होता है, उसमें प्रीमियम बच रहा होता है नीचे। तो बच्चे कहते हैं, जबरदस्ती एक्स्ट्रा दिमाग जो बच्चा लगाता है कि सर क्या इस पर भी 2 बनाना है क्या, फिर सर इसको 2 मान ले। नहीं जी, इसको 2 नहीं मानना है आपको। 2 जो माना जाएगा, 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वैल्यू या इसी अमाउंट को आपको 2 मानना है। समझ गए? 2 का मतलब 2 किस पर बनाना है आपको, खाली इसी वैल्यू पर 2 बनाना है। और 1 जो है वो भी मरते दम तक इसी अमाउंट पर बनाना है। तो 1 हमेशा इस पर बनाना है और कुछ भी नहीं, चाहे कोई भी कुछ बोलता रहे, और 2 आपको इसी अमाउंट पे बनाना है। कोई ना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है ना कम दिमाग लगाना है, ठीक है। तो 1 बनेगा इस पर और 2 बनेगा इस पर हमेशा। तो इसकी लिखते हैं जर्नल एंट्री, नरेशन सॉरी, बीइंग shares reissued, being shares reissued। और दूसरी एंट्री और करनी होती है रीइशू पर। दूसरी एंट्री लिखो, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसकी नरेशन, being capital profits transferred to capital reserve। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो बिना सवाल के ओरली समझाना मुश्किल है, तो इसीलिए इस पर अभी फिलहाल मतलब आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख के ही लिखना पड़ेगा। फिर इसका जो ये अमाउंट आता है इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, इसको अमाउंट को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो कैलकुलेट कैसे करना पड़ता है उसका एक फॉर्मूला लिखते हैं इधर बक्से के अंदर। पहले फॉर्मूला लिख लेना फिर बक्सा बना लेना। तो अब देखो जी, 1 का मतलब है कि जो मैंने आपको कहा था कि इस एंट्री पर, इस वाली फॉर फीचर की एंट्री में ये जो अमाउंट पर आपने 1 बनाया है, आपको ये 1 वाला अमाउंट लिखना पड़ता है यहाँ पर, इसीलिए मैंने 1 बनवाया था। जैसे उदाहरण के तौर पर जो एग्जाम्पल 1 मैंने करवाया तो आप कितने रुपए लिखोगे, 400 रुपए लिखोगे। या जो एग्जाम्पल 2 आपने करा उसके हिसाब से आप कितने रुपए लिखोगे, 26,000 रुपए लिखोगे। तो इसीलिए 1 बनवाया था क्योंकि मुझे इस एंट्री के अमाउंट के लिए उस 1 वाले अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हमको कौन सा अमाउंट लिखना है जिस पर आप 1 बनाते हो, समझ गए। पहले उस अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड से, उस अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स
री इशूड से, कि मतलब आपने कितने शेयर्स, नंबर का मतलब है कितने, और शेयर्स री इशूड का मतलब है कि कितने शेयर्स री इशू करें। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने 1 पेन अपना फोरफीट कर दिया, 2 पेन फोरफीट कर दिए, 3 पेन फोरफीट कर दिए, 4 पेन फोरफीट कर दिए और 5 पेन फोरफीट कर दिए। तो बताओ नंबर ऑफ पेन फोरफीटेड 5। अब उसमें से ये मैंने आपको बेच दिया रीइशू, ये भी मैंने किसी और गोपाल को बेच दिया रीइशू, और ये भी मैंने किसी गोपाल को बेच दिया रीइशू। तो बताओ नंबर ऑफ पेन रीइशूड कितने? 3। नंबर ऑफ शेयर फोरफीट कितने थे? 5 थे। और नंबर ऑफ शेयर रीइशूड कितने हैं? 3। तो ऐसा होता है, कई दफे होता है कि आप शेयर्स फोरफीट करोगे 5 लेकिन रीइशू करोगे 3। तो इसीलिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से लिख लिया क्या मल्टीप्लाई करना है? नंबर ऑफ शेयर से रीइशू। तो जितने शेयर आप रीइशू करते हो उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है और भाग देना पड़ता है, मतलब डिवाइड करना पड़ता है नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड से। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इन बातों का कि भाई नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर फोरफीट से। तो इस पूरे का एक आंसर आ जाएगा, इस पूरे का एक आंसर आ जाएगा। जैसे 1 में आपने क्या अमाउंट लिख रखा है, ऐसे उदाहरण ले रहा हूँ, ये जरूरी नहीं यही होंगे। 1 में आपने क्या अमाउंट ले रखा है? 400। तो मान लो आपने लिखा पहले 400 इनटू, मैंने कितने शेयर रीइशू करे अभी अपने एग्जांपल में? 3 डिवाइडेड बाय कितने शेयर फोरफीट करे अपने एग्जांपल में? 5। तो आपकी गणित इस प्रकार से कुछ बनने शुरू हो जाएगी। फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा। पहले यहां तक समझ आ गया? फिर उस आंसर में से आपको माइनस करना है 2। उस 240 जो आया आंसर उसमें से माइनस करना है फिर 2 का मतलब होता है ये अमाउंट, ये इसीलिए इस अमाउंट पर 2 बनवाया था। तो मतलब यहां पर जो वैल्यू लिखी गई होगी वो वैल्यू यहां पर माइनस हो जाएगी। तो अगर आपने यहां पर लिखा होगा मान लो 180, तो यहां पर आपका 180 रुपये माइनस हो जाएगा। तो 240 तो इसका आंसर आ गया माइनस 180। तो फाइनल आंसर जो है आपका एंट्री के अंदर 60 रुपए का आ रहा होगा। तो ये 1 और 2 जो मार्क करवाए थे वो इस थर्ड एंट्री के आंसर निकालने के लिए करवाए गए थे। अच्छा, इसका आंसर कभी नेगेटिव आएगा नहीं, ये इसमें अच्छी बात होती है। तो अगर बाई चांस आपका नेगेटिव आना शुरू हो जाए तो आप खुद ही समझ, एक थप्पड़ मारना पहले तो अपने आप को गाल पे कि भाई जागो, होश में आओ, ये कभी भी नेगेटिव होगा नहीं। तो जैसी नेगेटिव अगर आ जाए मान लो आपका, तो आपको खुद से अलर्टनेस आ जाएगी, भाई ये गलत कर रहा हूं मैं। या तो हो सकता है मेरा 2 अमाउंट गलत है, या हो सकता है मेरा 1 अमाउंट गलत है, या हो सकता है मेरा गणित में हाथ तंग है। तो मतलब कुछ ना कुछ आपको परेशानी समझ आ जाएगी कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। चलो ठीक है, अब इसको रिवाइज करते हैं, मतलब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो तो लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। एक मैं करा दूंगा, अगर आप एक में ही समझ गए तो दूसरा आपको दूंगा, अगर एक में नहीं समझे तो फिर दूसरा भी करवा के तीसरा आपको दूंगा। तो 10 रुपए का शेयर बनाओ पहले तो, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए सेकेंड कॉल। फिर इसमें प्रीमियम चिपकाओ 100 रुपए का। 100 रुपए का प्रीमियम आपने 25 रुपए एप्लीकेशन पर लिया है, 50 रुपए अलॉटमेंट पर लिया है, 15 रुपए फर्स्ट कॉल पर लिया है और 10 रुपए सेकेंड कॉल पर लिया है। फिर बनाते हैं इधर एक बदमाश व्यक्ति। इस बदमाश व्यक्ति के पास हैं कितने शेयर्स? 100 शेयर्स। फिर इस बदमाश व्यक्ति ने हमको एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, लेकिन इसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, फिर इसने फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए
तो फिर कंपनी को गुस्सा आ गया फर्स्ट कॉल के बाद। कंपनी ने कहा ठीक है, तो फर्स्ट कॉल के बाद ही तुरंत लाइन लगा दी मैंने, कंपनी ने इसके शेयर्स को क्या कर दिया, फोरफीट कर दिया। ठीक है, तो ये तो यहां तक तो हमने सीख ही लिया, फोरफीट तक तो करना हमने सीख ही लिया है ना। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक लाइन की बस आप जगह छोड़ देना, मुझे एक री इशू की लाइन नीचे अलग से लिखवानी है, उसकी जगह छोड़ के पहले काम करते हैं, पहले हम शेयर फोरफीचर वाली ही एंट्री पास कर लेते हैं, खाली इतनी बात को देखकर। पहले हम अपना शेयर फोरफीचर वाली एंट्री कर लेते हैं, वो रिवाइज भी हो जाएगी आपकी। और आप पहले आप करो, फिर 2 मिनट बाद आपसे पूछता हूँ शेयर फोरफीचर वाली एंट्री। ठीक है, पहले कर लेना, फिर जब मैं पूछूंगा तब बताना, अभी चिल्लम चिल्ली नहीं करना शुरू कर देना। कर ली, कर ली, चलो वेरी गुड। तो कई बच्चों ने तो कर ली है। चलो तो पूछ लेते हैं, क्योंकि फिर आगे री इशू भी सीखते हैं ना। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना लिखा आपने? 800। वेरी गुड, 800। और फिर मुझे बताते रहना। इसमें किसी बच्चे को डाउट? इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना लिखा? 6500। वेरी गुड। अब इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर ये वाली भी? ठीक है। फिर शेयर फॉरफीचर 200 रुपये। वेरी गुड। और इस पर क्या बनाना है? 1 बना लो, छोटा सा एक, बाद में काम आएगा ना फिर। ये क्लियर? 200 किसी को डाउट? 2 शेयर अलॉटमेंट में 5300। वेरी गुड। इसमें किसी को डाउट तो नहीं? और शेयर फर्स्ट कॉल में 1800। और वेरी गुड। तो डेबिट और क्रेडिट मैच भी कर रहे हैं। तो ये आपके बीइंग शेयर्स फॉरफीट। तो अब आप शेयर्स फॉरफीट करना जान गए, ऐसा मुझे लग रहा है आपके आंसरों से। बीइंग शेयर्स फॉरफीटेड, तो शेयर फॉरफीट हो गए। ठीक है, अब पहले इसमें तो कोई डाउट नहीं, इसको एक तरफ कर देते हैं। तो फॉरफीचर तो हो गया। अब वो क्वेश्चन की एक लाइन जो रह गई थी वो लिख लेते हैं ऊपर, ताकि हम री इशू कर पाए। तो अब उसके बाद लिखा है कंपनी री इशूड। बताओ कितने शेयर्स री इशू करवाना चाहते हो आप? जो आप बोलो। 50 तो बहुत आसान हो जाए ना, थोड़ा अजीब सा बोल दो। 70 कर लेते हैं। तो कंपनी री इशूड 70 शेयर्स। कंपनी ने कितने शेयर्स री इशू करे? 70 शेयर्स री इशू करे फॉर रुपी 3 पर शेयर। कितने रुपए पर री इशू करे? 3 रुपए के, बस सस्ते दामों पर। भाई री इशू हो रहे हैं ना, तो कंपनी महंगे में नहीं कर पाती, कंपनी की मर्जी। तो कंपनी री इशूड 70 शेयर्स फॉर रुपी 3 पर शेयर, रुपी 8 पेड अप।
ये दिया होता है, मतलब अभी मैंने दे दिया फिलहाल ₹8 पेड अप। तो ये एक लाइन जब भी लगी होगी तो इसका मतलब बस आप समझ लो कि अब री इशू का कॉन्सेप्ट भी सवाल के अंदर आ गया, ठीक है ना। तो अब मतलब ये कि अब हमको शेयर्स को री इशू भी करना पड़ेगा, मतलब अब हमको दोनों एंट्रियां पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिखा देता हूँ आपको कि कैसे कैसे करनी है। देखो बच्चों, अब आप हमेशा आपको क्या हैबिट डालनी है, मतलब डाल लोगे तो अच्छा है, बाकी आपकी अपनी मर्जी। बैंक अकाउंट डेबिट लिखो, पहले तो ये लिखना है, ठीक है। पहले बैंक अकाउंट डेबिट लिखना है और इसको लिखते ही सबसे पहले देख लो कि री इशू का प्राइस क्या है। तो हमने कितने रुपए के री इशू करे शेयर, कितने रुपए के री इशू करें, 3 रुपए के री इशू करें, ठीक है। पहले क्लियर हो गया, तो अपना ब्रैकेट में 3 लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमेशा एक लाइन छोड़ दो बिना कोई जल्दीबाजी करे और फिर लिख लो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में मैंने लिखवाया है कि आपको या तो पेड अप फेस वैल्यू दे रखी होगी और अगर वो नहीं दे रखी तो ऑब्लिक तब फिर आपको कॉल्ड अप लेनी पड़ेगी। तो अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में लिखा है कंपनी रीइश्यूड 70 शेयर फॉर ₹3 पर शेयर, कॉमा के बाद हमको दे रखा है ₹8 पेड अप। तो जब हमको दे रखा है तो मतलब कि चलो थैंक गॉड बात सही है, तो हमको पेड अप ऑलरेडी दे रखा है। अगर ये ना दे रखा होता, मान लो मैं ये ना देता, तो फिर आपको क्या लेना पड़ता, फिर आपको कॉल्ड अप रुपए लेने पड़ते। नहीं, अब पढ़ो आगे, ये जब भी मन में सवाल आए तो ये पढ़ लेना क्या लिखवा है, फेस वैल्यू। तो बस गोले के अंदर नजर होनी चाहिए, तो फेस वैल्यू मतलब आपको फिर गोले के अंदर ही नजर रखनी पड़ेगी। हाँ, वो तो इत्तेफाक से यहाँ पर इस सवाल में कॉल्ड अप भी 8 ही है, 2 और 3 5 और 3 8, तो वो तो इत्तेफाक हो गया कि इस सवाल में कॉल्ड अप भी 8 ही है। पर मुद्दा समझ लो कि अगर मान लो पेड अप ना दी होती क्वेश्चन के अंदर तो फिर आपको क्या लेना पड़ता है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू लेना पड़ता। सेकंड कॉल तो अनकॉल्ड है ना ईशान, तुमने 10 बोला, गलती करी। सेकंड कॉल तो क्या है, नहीं बोला था तुमने, 10 रुपये बोला था। चलो कोई बात नहीं, दूसरे वाले ईशान समझ लो, बस खुश। मतलब बच्चों को बेइज्जती तो बर्दाश्त नहीं आजकल की। अच्छा तो ठीक है जी, तो कॉल्ड अप और पेड अप समझ आ गया। अगर पेड अप दे रखा है तो पेड अप नहीं दे रखा तो फिर कॉल्ड अप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो शेयर कैपिटल के अंदर आप लिख लो 8 रुपए। अब इसको समझ लो, बहुत ही सिंपल है इसके पीछे मैकेनिज्म। तो आपका 8 रुपए का शेयर है और आप कितने रुपए में रीइश्यू कर रहे हो, 3 रुपए में रीइश्यू कर रहे हो। तो इसका मतलब आप क्या दे रहे हो सामने वाले को, डिस्काउंट। वेरी गुड। तो इस 5 रुपए को बोलते हैं डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। तो 5 रुपए जो है वो बेसिकली आपके डेबिट में आ गए डिस्काउंट ऑन रीइश्यू के नाम से, और इसको लिखते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो पहले आप इतना नोट कर लो और फिर मुझे बता देना कि भाई ये 3 रुपए 5 रुपए और 8 रुपए समझ आ गए सब बच्चों को। इसमें किसी को डाउट, 8 रुपए कहाँ से आए, 8 रुपए आए यहाँ से, ये क्वेश्चन में जो दे रखा होता है ₹8 पेड अप, ठीक है। अगर ये ना दिया होता तो फिर आपको कॉल्ड अप लेना पड़ता। तो वो तो इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप भी 80 रुपए है, लेकिन वो आप धीरे धीरे जब और क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हमको कॉल्ड अप या पेड अप दे रखा होगा, ठीक है, क्लियर। पहले और कोई डाउट किसी को तो नहीं। फिर इनटू कितने शेयर्स रीइश्यू करे, कितने शेयर्स रीइश्यू करे, 70 शेयर्स रीइश्यू करे। तो फिर आपको 70 से यानी 70 शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपके आंसर्स तैयार। 210 रुपए, 350 रुपए, इस पर 350 पर 2 बनाना है। ओहो, हाँ वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया क्वेश्चन में। तो ऐसा करो, इसको 7 रुपये कर लेना, ये मेरी गलती हो गई, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कर दिया मैंने क्वेश्चन के अंदर, वो मेरी ही गलती थी। तो ये रीइश्यू प्राइस को 7 रुपये कर लेना बच्चों, 3 मत करना, नहीं तो क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग एक डिफेक्ट हो रहा था। तो इस रीइश्यू प्राइस को
कृपया 3 से काटकर अभी 7 रुपए कर लीजिए फिलहाल। तो हम मान लेते हैं कि रीइशू करा हमने 7 रुपए। पहले क्वेश्चन चेंज कर लिए, ठीक है। तो बस थोड़ी सी हमारी फिगर्स चेंज हो जाएंगी। तो मुझे पता है कि आपको थोड़ी तकलीफ तो हो रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, तो देख लेना पहले करेक्शन करने से पहले। अब मैं रीइशू प्राइस मैंने कितना चेंज कर दिया, 7 रुपये कर दिया। तो मैं 3 को काट कर कितने रुपए लिख रहा हूं, 7 रुपये लिख रहा हूं, ठीक है। तो फिर अब इसका मतलब मेरा डिस्काउंट ऑन रीइशू कितना रहेगा, सिर्फ 1 रुपये हो जाएगा। तो ये दोनों फिगर चेंज हो गई बच्चों, थोड़ा सवाल में करना पड़ा चेंज। किसी को कोई दिक्कत डाउट तो नहीं, समझ आ गया जो चेंज हुआ। तो उस हिसाब से फिर ये बन गया 490 और ये बन गया 70। तो 70 रुपये पर हम 2 का सिंबल या 2 बना लेते हैं और ये हमारा रहेगा 560। तो इसकी तो पहले नरेशन लिख लो, बीइंग शेयर्स री इशूड, बीइंग शेयर्स री इशूड। तो अब पहले मुझे बता दो, सब बच्चों को क्लियर हो गया, कोई भी डाउट तो नहीं किसी भी बच्चे को। फिर उसके बाद एंट्री नंबर 3, कैपिटल प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री। तो इसकी एंट्री लिखो, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मैं एक बार फॉर्मूला पूरा लिख देता हूं इसका, सो दैट आप यहीं से देख लो इसी पेज से। 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड। तो इसका एक आंसर आएगा पहले तो, और फिर उसमें से -2। तो ये तो है पूरा ग्रैंड फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो 1 अमाउंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड -2। तो अब इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है, बस आपको 1 और 2 सही मार्क होने चाहिए आपके। 1 में आपने कितने रुपए मार्क कर रखे हैं, 200 रुपए। तो यहां पर आप लिख लोगे 200 रुपए इंटू कितने शेयर्स रीइशू करे आपने, 70 शेयर्स, 70 शेयर्स रीइशू करे आपने, होल डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स फॉरफीट करे, नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट, 100 शेयर्स आपने फॉरफीट करे। तो पहले मुझे बताना, यहां तक कोई डाउट, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी फिगर में डाउट तो नहीं है। -2 अमाउंट में आपने लिख रखा है 70 रुपए, 2 मतलब ये, ठीक है, क्लियर। तो फॉर्मूले का एप्लीकेशन सबको समझ आ गया। बस फिर तो गणित के आप महाविद्वान योद्धा हो, आपको पता ही है। 140 माइनस 70, 70 रुपये बचेगा। तो आप इस एंट्री में लिख लोगे 70 रुपये, बीइंग कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। या खाली ट्रांसफर तक भी लिख सकते हो। तो आपने कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब मैं बताता हूं वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कैसे पता चला। अगर मैं वो पुराना 350 ही लिखा रहने देता तो नेगेटिव में आ जाता। तो मुझे वहीं एकदम से जब पता लगा कि वो इसका मतलब 350 अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो 200 माइनस 350 करूंगा या जो भी करूंगा तो आंसर नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे वहां से समझ आ गया कि इसका मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी। तो इस वजह से फिर मैंने फिगर चेंज कर दी, है ना। तो एग्जाम में आप सेम चीज अप्लाई कर सकते हो अपने आंसर पर कि आंसर मैं गलत तो नहीं कर रहा। तो नेगेटिव आने से आपको पता लग जाएगा कि शायद फिर आपने आंसर गलत करा हो। क्लियर हो गया? ये कहाँ से आया नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड? वेरी गुड, 100 तुमने पूछा, बहुत अच्छा लगा आज तो मुझे। तो ये देखो स्टार्टिंग में बदमाश के पास कितने शेयर्स थे? 100 शेयर्स थे। फिर हमने पढ़ा था ना कि हमने उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए थे। और यहाँ पर भी देखो हमने कितने शेयर्स लिए थे? 100 शेयर्स लिए थे।
तो इसका मतलब हमने बदमाश के कितने शेयर्स कैंसिल करे थे? 100 शेयर्स कैंसिल करे थे, वो हमको यहाँ से पता लग जाता है। और कितने शेयर्स रीइशू करे थे वो यहाँ दे रखा है कि कंपनी ने कितने शेयर रीइशू करे, 70 शेयर रीइशू करे। तो बस ये बातों का ध्यान रखना है, 70 शेयर रीइशू हुए बटे 100 शेयर फोरफीट हुए। ठीक है, अच्छा सबको क्लियर हो गया? अच्छा एग्जाम्पल 2, तो एग्जाम्पल 2 आपको करना है तीनों एंट्री और फिर मुझसे चेक करवा लेना। तो ये अगर सही तो फिर इसका मतलब हम सवाल किताब के फिर आ जाएंगे। लिखो, एक शेयर है 20 रुपए का, 5 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 5 रुपए फर्स्ट कॉल, 4 रुपए सेकेंड कॉल और 3 रुपए फाइनल कॉल। ठीक है, पूरे हो गए ना 20 रुपए, कम ज़्यादा तो नहीं। फिर इसमें प्रीमियम चिपकाना है 100 रुपए, 20 रुपए एप्लीकेशन पर, 15 रुपए अलॉटमेंट पर, 25 रुपए फर्स्ट कॉल पर, 20 रुपए सेकेंड कॉल पर, कितना बच गया जी, 20 रुपए फाइनल कॉल पर। तो 100 रुपए का प्रीमियम भी कंप्लीट। फिर इधर बनाना है बदमाश। बताओ बदमाश के पास कितने शेयर हैं? बदमाश के पास हैं 500 शेयर्स, 500 शेयर। ठीक है, अब अमन तुमने पूछा था ना कि सर कितने शेयर फोरफीट होंगे, तो ये पहले से पता रखना है आपको। 500 शेयर जो है वो फोरफीट होंगे अभी थोड़ी देर में। तो इसने आपको एप्लीकेशन दे दिया, इसने आपको अलॉटमेंट के पैसे दे दिए, लेकिन इसने आपको फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, इसने आपको सेकंड कॉल के पैसे भी नहीं दिए, और सेकंड कॉल के बाद तुरंत सेकंड कॉल के बाद ही कंपनी ने इसके शेयरों को फोरफीट कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद कंपनी री इशूड 320 शेयर्स, कंपनी री इशूड 320 शेयर्स फॉर ₹14 पर शेयर। बस आगे कुछ नहीं दिया, जर्नलाइज। आंसर चेक कर लेते हैं इसका। तो कई बच्चों का चेक करा, सबका ऑलमोस्ट सही ही था। एंट्री नंबर 1 यही है आपकी भी, और सबका 1 अमाउंट 4000 ही था। जितनों का मैंने चेक करा उनका तो यही था वैसे। फिर एंट्री नंबर 2 भी सबकी सही थी ऑलमोस्ट, उसमें 960 पर आपने 2 बनाया होगा। ठीक है, तो ये सही, ये सही। और फिर थर्ड एंट्री के अंदर शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व के अंदर जब आप फॉर्मूला लगाओगे 4000 इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फोरफीट माइनस 960, तो फिर आया 1600। ठीक है, तो मतलब 90% बच्चों का सही था जिनका मैंने चेक करा। तो अब इसमें पहले किसी को कोई डाउट? हाँ, कौन सा वाला नंबर 2 ये कैसे निकाला? ओके, तो देखो हमको ये दे रखा था कि हमने 320 शेयर्स रीइशू करे। कितने रुपए के रीइशू करे? 14 रुपए के रीइशू करे। तो हमको ये तो पता चल गया रीइशू का प्राइस। ठीक है, पहले ये लिखते हैं हम। फिर मैंने कहा था फिर हम लिखते हैं 2 शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंदर इस क्वेश्चन में आगे मैंने क्वेश्चन में खाली छोड़ रखा है, मैंने आपको पेड अप नहीं दे रखा। ठीक है, तो फिर मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में पेड अप नहीं दे रखा तो फिर आप कॉल्ड अप फेस वैल्यू ले लेते हो। यही करते हो आप। तो अगर आपने ये क्वेश्चन भी देखा होगा तो इसमें ये तो हो गया अनकॉल्ड, तो इसको तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। अब कॉल्ड अप फेस वैल्यू का मतलब है 5 और 3 8 और 5 13 और 4 17 रुपए। ठीक है, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितने रुपए लेंगे हम? 17 रुपए लेंगे। तो ये हमने ले लिया फिर 17 रुपए। तो अगर ये है 17 रुपए और रीइशू है 14 रुपए,
तो ये है 17, ये है 14, तो दैट मीन्स डिस्काउंट ऑन रीइशू कितना है 3 रुपये। तो यहाँ से मुझे फिर ये पता चल गया ये 3 रुपये। तो फिर मैंने ऐसे लिखा, पहले ये 14 लिखा, फिर इधर ये 17 लिखा, तो इधर ये 3 पता चल गया और इनटू कर दिया कितने शेयर से 320 शेयर्स। ठीक है, क्लियर? और किसी को डाउट? सबको क्लियर हो गया पूरी कहानी? ऑल क्लियर? चलो एग्जाम्पल नंबर 3, बस मतलब लास्ट एग्जाम्पल, फिर कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समाप्त। एग्जाम्पल नंबर 3, 10 रुपए का शेयर है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम ढंग का बनाना, बड़ा खुला, इसमें बड़ी कहानी है थोड़ी सी। 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए हैं एप्लीकेशन के, 3 रुपए हैं अलॉटमेंट के, 2 रुपए हैं फर्स्ट कॉल के और 2 रुपए हैं सेकंड कॉल के। फिर इसमें प्रीमियम दे रखा है 20 रुपए का, 20 रुपए का प्रीमियम है। एप्लीकेशन में है 5 रुपए, अलॉटमेंट पे है 10 रुपए और सेकंड कॉल में भी है 5 रुपए। ठीक है, तो प्रीमियम हो गया 20 रुपए। फिर उसके बाद एक बदमाश बनाते हैं। इस बदमाश का नाम है बदमाश 1। बदमाश 1 के पास हैं 1000 शेयर्स। इसने एप्लीकेशन दे दिया, टिक, लेकिन इसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और इसने फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए। नहीं, वही तो कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं ना कंपनी को। कंपनी कभी भी शेयर होल्डर का एप्लीकेशन का पैसा जो है वो वापस नहीं करती, उसी को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, जिस कैपिटल प्रॉफिट को फिर हम अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो कभी भी हम उस शेयर होल्डर को उसका एप्लीकेशन का पैसा रिफंड नहीं करते जो उसका कैंसिल कर दिया जाता। तो फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद ही कंपनी ने इसके शेयरों को फोरफीट कर दिया। ठीक है, तो पहले इतना बनाओ। तो भाई कंपनी में ऐसा थोड़ी ना होगा कि कंपनी में क्या एक ही बदमाश होगा हमेशा, ऐसा तो नहीं होगा ना, ये कोई नियम तो है नहीं कि कंपनी में एक ही बदमाश होगा। तो कंपनी में एक दूसरा बदमाश भी है, इसका नाम है बदमाश 2। इस बदमाश के पास हैं 2000 शेयर्स। तो कंपनी ने इसने एप्लीकेशन के पैसे इसने दे दिए, इसने अलॉटमेंट के पैसे भी दे दिए, लेकिन इसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। और इसने तो सेकंड कॉल भी मांगी होगी कंपनी ने, इसने सेकंड कॉल के पैसे भी नहीं दिए। भाई क्या दिक्कत है, कंपनी की मर्जी। तो सेकंड कॉल के बाद इस दूसरे बदमाश के शेयर्स जो हैं वो फोरफीट हो गए। ठीक है, पहले यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। भाई 2 बदमाश हैं तो क्या हो गया, कॉन्सेप्ट, अगर जो बच्चा कॉन्सेप्ट को लगाएगा कॉन्सेप्ट की तरह तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कंपनी रीइशूड, कितने शेयर रीइशू करवाएं? कंपनी रीइशूड 2000 शेयर्स। कंपनी रीइशूड 2000 शेयर्स फॉर ₹8 पर शेयर, कॉमा ₹10 पेड अप, कॉमा ₹10 पेड अप। ब्रैकेट में लिखा है, कुछ और भी बात है बच्चों, ऐसे थोड़ी ना भी खत्म। ब्रैकेट में लिखा है रीइशूड शेयर्स include all the shares of बदमाश 1। रीइशूड शेयर्स के अंदर
बदमाश वन के सारे शेयर्स हैं। जर्नलाइज, ठीक है। तो इससे पहले आप गलत करो कुछ भी तो पहले मैं आपको बता देता हूं, इसमें बदमाश वन के फोरफीचर की एंट्री अलग होगी और बदमाश 2 के फोरफीचर की एंट्री अलग होगी। मतलब कई बच्चे पहले आगे बढ़ने से पहले गलती ना करें। तो इसमें आपकी टोटल 4 एंट्रियां होंगी, बदमाश 1 के फोरफीचर की, फिर उसके बाद बदमाश 2 के फोरफीचर की, फिर उसके बाद री इशू की। हाँ बिल्कुल, जब आप बदमाश 1 के फोरफीचर कर रहे होंगे तो भूल जाना सवाल में और भी कुछ है। जब आप बदमाश 2 की फोरफीचर करोगे तो भूल जाना बदमाश 1 भी है। तो मतलब इन दोनों को आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मान के सॉल्व करना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब जब बदमाश 1 को फोरफीट करोगे तो भूल जाना कि सर ने बदमाश 2 भी दे रखा है, और जब बदमाश 2 को सॉल्व करोगे तो भूल जाना बदमाश 1 भी दे रखा है। ऐसे करना, ज़्यादा मिक्स करने की सोचोगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे समझ लो सर ने 2 क्वेश्चन दे रखे, ऐसा समझ के करो। ठीक है, तो बस तो इस तरह से इसमें 4 एंट्रियां करनी है पहले आपको। तो आराम से टेक योर टाइम, 5-7 मिनट, फिर डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि ये हो गया क्वेश्चन, ये दे रखा था। मैं लास्ट लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है थोड़ा सा उसको समझा देता हूँ, तो बस मेरी बात ध्यान से सुनना। कंपनी री इशू 2000 शेयर्स, कंपनी ने टोटल 2000 शेयर्स री इशू करे हैं फॉर रुपी इतना, कॉमा रुपी 10 पेड अप। अब ब्रैकेट में लिखा है री इशूड शेयर्स इंक्लूड ऑल द शेयर्स ऑफ बदमाश 1। इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना। इस लाइन का मतलब ये है कि बदमाश 1 के कंपनी ने 1000 शेयर्स फोरफीट करे थे, मतलब कैंसिल करे थे। तो कंपनी ने बदमाश 1 के तो 1000 शेयर्स जो फोरफीट करे उसके तो पूरे के पूरे 1000 शेयर्स ही कंपनी ने री इशू भी कर डाले। ये मतलब है कि री इशूड शेयर्स इंक्लूड ऑल द शेयर्स ऑफ बदमाश 1। इसका मतलब है कि कंपनी ने बदमाश 1 के जितने शेयर्स कैंसिल करे थे वो सारे के सारे शेयर्स कंपनी ने उसके री इशू कर दिए। अब इसकी वजह से थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी वजह से ये मीनिंग हुआ कि जो बदमाश 2 जिसके 2000 शेयर्स कंपनी ने फोरफीट करे थे, तो मैं ये मान सकता हूं कि इसका मतलब कंपनी ने उसके शेयरों में से सिर्फ 1000 शेयर्स ही री इशू करें, क्योंकि कंपनी ने टोटल कितने शेयर्स री इशू करें, 2000 शेयर्स री इशू करें। तो मैं इन 2000 शेयर्स को 2 पार्ट में तोड़ रहा हूं। इन 2000 री इशूड शेयर्स को मैंने 2 पार्ट में तोड़ लिया। क्या तोड़ लिया? एक मैंने मान लिया कि इसके अंदर 1000 शेयर बदमाश 1 के हैं, और एक मैंने ये ले लिया कि इसके अंदर 1000 शेयर बदमाश 2 के हैं। तो कंपनी ने टोटल 2000 शेयर्स री इशू करे, तो मैंने उसका ब्रेकअप बना लिया कि इन 2000 री इशूड शेयर के अंदर 1000 शेयर बदमाश 1 के हैं और 1000 शेयर बदमाश 2 के हैं। पहले यहां तक डाउट कि ये बात आपको समझ नहीं आ रही, ये पहले सबको ये बात क्लियर हो गई? तो 2000 री इशूड शेयर के अंदर बदमाश 1 के 1000 शेयर हैं और बदमाश 2 के भी 1000 शेयर हैं। तो कंपनी ने 2000 शेयर री इशू करे, 1000 बदमाश 1 के री इशू करे, 1000 बदमाश 2 के री इशू करे। क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? अच्छा ठीक है, तो अब 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते। तो पहले बदमाश 1 के फोरफीचर की एंट्री आपने क्या करी मुझे बताते रहो। शेयर कैपिटल में 8000, वेरी गुड। सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000, वेरी गुड। शेयर फोरफीचर में 3000, वेरी गुड। और इस पर 1 बना लेना, छोटा सा बना लिया। शेयर अलॉटमेंट में 13,000, वेरी गुड। और शेयर फर्स्ट कॉल में 2000। तो अब पहले सबसे पहले वो बच्चा जिसको बदमाश 1 के फोरफीचर में डाउट है, 1 वाले बदमाश का क्लियर है। 1 बदमाश फोरफीचर 1 का ठीक है सबका, मतलब कोई डाउट तो नहीं है इसमें भी? क्लियर? अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद अब हम बदमाश 2 के शेयर्स फोरफीट कर लेते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में 20,000, सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000, वेरी गुड। शेयर फोरफीचर में
12,000, वेरी गुड। इस पे छोटा सा 1 बना लेना। शेयर फर्स्ट कॉल में 4,000, वेरी गुड। और शेयर सेकंड कॉल में 14,000। ठीक है, तो अब बदमाश 2 के शेयर फोर फीचर में किसी को डाउट? हाँ जी, कौन सी वैल्यू? 20,000। 10 रुपी कॉल्ड अ फेस वैल्यू। तो अब बदमाश 2 के लिए देखना है। बदमाश 2 के लिए आपने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, चारों चीज़ें मंगवाई हैं उससे। तो इन चारों चीज़ों का कॉल्ड अप का खाली फेस वैल्यू लेना है आपको। तो 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10। ठीक है, तो बदमाश 2 के फोर फीचर में किसको डाउट? बदमाश 2 के फोर फीचर में किसी को डाउट तो नहीं है? ये भी क्लियर, ठीक हो गया? ठीक है। फिर रीशू में लिखा था कि कंपनी ने 2,000 शेयर रीशू करे हैं 8 रुपए के और कॉमा 10 रुपए पेड अप। तो ये मैं मान रहा हूँ कि ये आपको थोड़ा आसान ही लगा होगा, क्योंकि आपने बैंक में 8 रुपए रीशू प्राइस ले लिया होगा और पेड अप भी मैंने दे रखा है, तो आपने वो शेयर कैपिटल में 10 रुपए ले लिया होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत, डाउट नहीं है? ठीक है। और शेयर फोर फीचर में आपने बचे हुए 2 रुपए ले लिए होंगे। ये क्लियर हो गया? कोई भी दिक्कत, डाउट तो नहीं? ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा होगा कितना? 16,000 बैंक अकाउंट में, 4,000 शेयर फोर फीचर अकाउंट में और 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट में। सही। तो रीशू की एंट्री में सबका यही अमाउंट आ रहा था और 4,000 पर आपने 2 की वैल्यू भी बना ली। क्लियर? तो पहले मुझसे खाली रीशू का डाउट बताना, अगर रीशू में डाउट है तो। हाँ, कौन सी वैल्यू? एंट्री, रीशू की एंट्री। रीशू की एंट्री तो लिखवाई थी। रीशू की एंट्री में क्या करते हैं? ये लिखवाया था ना कि बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। बैंक अकाउंट में आपको लिखना होता है जितना आपने रीशू करा। आपने पढ़ो धीरे धीरे। कंपनी रीशू 2,000 शेयर्स फॉर ₹8। तो इसका मतलब रीशू का प्राइस कितना है कंपनी का? 8 रुपये। कॉमा रुपी, पहले एक का क्लियर कर दो ना। कॉमा रुपी 10 पेड अप। तो 10 पेड अप का मतलब है कि 2 शेयर कैपिटल में आप कितने रुपए पेड अप लिखना है? 10 लिखना है। पहले हमेशा ये दोनों लिख लो, पहले बैंक में रीशू का प्राइस और शेयर कैपिटल में पेड अप। तो अगर आपने 8 रुपए का रीशू करा है और 10 रुपए पेड अप है, तो दैट मीन्स कितने रुपए डिस्काउंट आप दे रहे हो? 2 रुपए। तो ये पता लग जाता है। तो आपको ब्रेकअप पता चल गया, 8 रुपए ये, 2 रुपए ये, 10 रुपए। क्लियर? आपका डाउट क्लियर? हाँ। क्यों करिए आपने? मैंने ब्रेक करके क्यों लिखी ये पूछ रहे हैं ना। अभी ये मैं बताता हूँ कि ये मैंने क्यों लिखी। आपने तो बच्चों सीधा 8,000 को 2,000 से मल्टीप्लाई करा होगा ना, तो आपकी वैल्यू तो यही आ रही होंगी। बस आपको ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि सर ने अलग अलग क्यों निकाल रखे है ना, ये क्यों निकाल रखे। तो ये मैं अभी बताऊंगा कि ये मैंने क्यों अलग अलग निकाल रखे हैं। लेकिन मेरे अलग निकालने से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। ये तो आप समझ गए ना, मैं बदमाश 1 के अलग निकाल रहा हूँ और बदमाश 2 के अलग निकाल रहा हूँ। दोनों को जोड़ूंगा तो आएगा तो वही जो आपने भी निकाल रखा है। पहले इतना पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर सबको? ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना है सब बच्चों को मेरी बात, बहुत ध्यान से। आपने 4,000 रुपए पर 2 का सिंबल बना रखा है। आपने 4,000 रुपए पर 2 का सिंबल बना रखा है। इसको बहुत ध्यान से सुनना सब बच्चे। मैं ये बोलने जा रहा हूं कि मेरे हिसाब से इसका मतलब ये है कि बदमाश 1 के 2 अमाउंट का अमाउंट है 2,000 और बदमाश 2 के भी 2 अमाउंट का अमाउंट है 2,000। मतलब जो 2 अमाउंट आपने 4,000 रुपए मार्क कर रखा है, मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। मैंने उसमें यह मान लिया है कि इस 4,000 रुपए के अंदर 2,000 रुपए बदमाश 1 के नाम के हैं और 2,000 रुपए बदमाश 2 के नाम के हैं। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर? अब लास्ट एंट्री के लिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व के लिए आपको फॉर्मूला लिखवाया था। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। वो फॉर्मूला था 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं? और -2 ये लिखवाया था ना।
अब देखो बच्चों, इसमें आपने फोरफीट कितने बदमाशों के शेयर करे? 2 बदमाशों के शेयर करे। तो ये वाली जो गणित होती है ना, इतनी पार्ट वाली गणित, ये आपको दोनों बदमाशों के लिए अलग अलग करनी पड़ती है। 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफीट। तो बदमाश 1 के लिए इतना गणित अलग निकालना पड़ेगा, बदमाश 2 के लिए इतना गणित अलग निकालना पड़ेगा, और -2 में तो आप 4000 जो है माइनस में लिख सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है अलग निकालने की। लेकिन जो आपने ये जो फॉर्मूला लिखा था कि 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फोरफीट, वो बदमाश 1 का आपको अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा और बदमाश 2 का आपको अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए मैंने क्या बोल रहा हूं? मैं ये समझ गए मैंने क्या बोला? बदमाश 1 का अलग प्लस बदमाश 2 का अलग, फिर -2, ऐसे करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज क्योंकि मुझे सिखानी थी, तो मुझे ऐसा पूरा लग रहा है आपने 1 और 1 दोनों जोड़कर 15,000 ले लिया होगा। कई बच्चों ने ऐसा करा होगा। मतलब पहले मैं बच्चों का गलत आंसर इधर निकाल देता हूं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं, आप पहली बार में हर बच्चा ऐसे ही करता है। तो कई बच्चों ने हो सकता है कैसे निकाला होगा कैपिटल रिजर्व, 15,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड 2000 लिए होंगे आपने, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफीट आपने 3000 लिए होंगे, और माइनस फिर आपने 4000 करा होगा। तो 5 × 10 - 6, तो कई बच्चों का आंसर 6000 आ रहा होगा पहले। मतलब अगर किसी ने जोड़ के करा होगा, या कोई बच्चा अगर जोड़ के करेगा, वो अगर 3000 और 12000 दोनों वाले 1 अमाउंट को जोड़ लेगा, 15,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड 2000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर फोरफीट 3000 और -2 करेगा, तो उसका 6000 आ रहा होगा। आप में से हो सकता है कई बच्चों का 6000 आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना होता, हमें बदमाश 1 का अलग कैलकुलेट करना है, हमें बदमाश 1 का अलग कैलकुलेट करना है। अब बदमाश 1 का 1 अमाउंट कितना लोगे आप? 3000 आपको अलग कैलकुलेट करना है, इनटू बदमाश 1 के, अभी खाली 1 की बात करेंगे, पहले बदमाश की बात करेंगे बस, अब दूसरे को भूल जाना। पहले बदमाश के कितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं? उसके 1000 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं। और पहले बदमाश के फोरफीट कितने शेयर हो रहे हैं? 1000 शेयर फोरफीट हो रहे हैं। तो पहले बदमाश की गणित बनेगी 1000/1000। पहले बदमाश 1 क्लियर? सब बच्चों को बदमाश 1 क्लियर? प्लस फिर आपको बदमाश 2 के लिए ये अलग करनी पड़ेगी। अब बदमाश 2 के लिए आपको ये फिर से गणित अलग करनी पड़ेगी। तो बदमाश 2 जो है उसका 1 अमाउंट आपने लिखा है 12,000। यहां तक समझ आ रहा है सब बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं है? अब बदमाश 2 के लिए आपको अलग करनी पड़ेगी। तो बदमाश 2 जो है, बदमाश 2 उसके शेयर्स रीइश्यू कितने हो रहे हैं? 1000 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, और उसके फोरफीट कितने हो रहे हैं? 2000। तो बदमाश 2 के लिए बनेगी गणित 1000/2000। माइनस 2 में तो वो मैंने आपको बोला ही, आपने 4000 लिख ही रखा होगा, तो वो तो एज इट इज 4000 ही आएगा। तो फिर जब आप इस पूरे गणित को सॉल्व करोगे, ये तो हो गया 3000 जमा 6000, 3 और 6 9000, 9000 माइनस 4000 5। तो सही आंसर जो है वो है 5000 रुपये। तो ये क्योंकि बच्चे गलत करते हैं, या आप भी कर सकते हो, इसीलिए मुझे सिखाना था कि जब 2 बदमाश होंगे तो आपको दोनों बदमाशों के लिए अलग अलग निकालना पड़ता है। आपको दोनों बदमाशों के लिए इतनी गणित को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब पहले मुझे बताना कि किसको कोई भी अगर तनिक भर भी डाउट है तो फिर मैं उस पर चर्चा कर सकता हूँ आपसे, अगर आपको कोई भी वैल्यू इसमें डाउटफुल लग रही है तो। हाँ सर, मैंने दोनों को अलग-अलग करा था, तो वो दोनों के मैंने वो भी अलग लिए थे, 2000 ठीक है। उससे उनका आंसर अलग-अलग आया, 1000 और 4000। हाँ, तो फिर जोड़ के 5 हो गया। हाँ हाँ, तो आपने तो दोनों को वो भी अलग अलग भी कर लिया ना। जैसे ये बता रही है मैडम कि इन्होंने कैपिटल रिजर्व इसी का पूरा ही अलग निकाला और इसका ही पूरा ही अलग निकाला, तो वो उसका पूरा निकलेगा 1000, इसका निकलेगा 4000, तो वो जुड़ के 5 ही आ जाएगा। मतलब मेरा उद्देश्य है अगर 5 आ रहा है तो बस परफेक्टली ओके, नो टेंशन, तो भी ठीक है।
और कोई डाउट किसी बच्चे का? ये क्लियर है सब बच्चों को, या कोई इसमें दोबारा आपको कोई भी पॉइंट में डाउट है? तो अगर मान लो 2 बदमाश होंगे तो कैपिटल रिजर्व के लिए आपको दोनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। क्लियर?